हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन स्टडी ईक्यू चैनल में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं या हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, जो कि 2600 से 1900 बीसी के बीच में था। अब जनरली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पड़ता है एंशिएंट हिस्ट्री का, पर प्रॉब्लम क्या है कि आपको ये चीजें याद नहीं रहती। आप काफी लंबे से इससे पढ़ रहे हो, 6 में पढ़ा, 10 में पढ़ा, 12 में पढ़ा, एग्जामिनेशन में भी पढ़ रहे हैं एग्जाम के प्रिपरेशन से पहले, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये याद नहीं हो रही। अभी एक्चुअली होता ये हुआ है कि हमारा जो ब्रेन है वो इस तरह से वर्क करता है कि हमें इमेजेस और वीडियोस ज्यादा अच्छे तरीके से याद होते हैं बजाय कि वर्डिंग्स और थ्योरी के। तो इसी के वजह से ये है कि हमें जितने भी आप थ्योरीज में ये पढ़ रहे हो आपको ये याद नहीं रह पाता लंबे समय तक। तो इसके लिए हमने इसमें ये किया है कि पिक्टोग्राफिक्स और मेमोरी टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन करके ये टॉपिक प्रेजेंट किया गया है, ताकि ये आपको लंबे समय तक याद रहो और एक ही बार देखने से आप उसको अगर कंसंट्रेशन से एक ही बार देखोगे तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही लंबे समय तक याद रहेगा। और इसमें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिल्कुल एक्यूरेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉर्मल सारी चीजों से एकदम पिन पॉइंट रखे गए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और बिल्कुल मेमोराइजिंग टेक्निक के थ्रू रखे गए हैं ताकि आपको इजी से ये सारी चीजें याद हो। इसको स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। क्योंकि हड़प्पा पहली साइट थी जो एक्सकेवेट की गई थी सन 1921 में दयाराम सानी के द्वारा। इस वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ये बिलोंग करती थी ब्रॉन्ज एज को, क्योंकि बहुत सारी खुदाई में जो मूर्तियां मिली है वो ब्रॉन्ज की मिली है काफी सारी, तो इस वजह से ये सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज एज को बिलोंग करती थी। दूसरी बात, इसकी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन की बात करें जो इसके साथ साथ सिविलाइजेशन बाकी दुनिया के अलग पार्ट्स में थी, वो थी आपकी मेसोपोटामियन या सुमेरियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन। तो ये 3-4 जो सिविलाइजेशन थी जो इसके साथ साथ की सिविलाइजेशन थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी उस समय की थी। अब बात करते हैं कि ये सिविलाइजेशन कहां से कहां तक फैली हुई थी। अगर वेस्ट की बात करें तो ये सुतका गेंदौर जो बलूचिस्तान में वहां तक फैली थी, ईस्ट में ये आलमगीरपुर यूपी तक थी, साउथ में ये दीमाबाद महाराष्ट्र तक फैली हुई थी और नॉर्थ में ये मंदा जम्मू कश्मीर तक फैली हुई थी। अब इसमें आप जैसे मैप में देख रहे हैं तो आप ये मैप में देख सकते हैं, मैप में अलग अलग रिवर्स के सामने कौन कौन सी सिटीज हैं जो मेन साइट्स थी वो बैठी हुई है। जैसे आपको साफ दिख रहा होगा हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदारो इंदस के, उसी तरह से कालीबंगा घाघर नदी के किनारे। तो ये मैप भी आप इमेज के तौर पर अपने दिमाग पे कैप्चर कर सकते हैं कहाँ कौन कौन सी लोकेशन कौन कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है। अब बात करते हैं हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की। सबसे पहले ये 1921 में डिस्कवर की गई थी, दयाराम साहनी के द्वारा डिस्कवर की गई थी और ये रावी नदी के किनारे बसी हुई थी। अब इसमें जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट मिली है वो है आपकी 6 ग्रेनरीज मिली है जहां पे धान वान रखते थे, 16 अग्निकुंड से फायर पिट्स मिले हैं, तारकोल मिला हुआ है खुदाई में, जिससे ये पता चलता है कि इनको तारकोल के बारे में काफी नॉलेज थी। और जो घर है उनके मेन के नॉर्थ डायरेक्शन में थे, तो इससे पता चलता है कि हड़प्पा वालों को डायरेक्शन का बहुत ही अच्छा सेंस था कि कौन से डायरेक्शन के बारे में उनको काफी नॉलेज थी। मदर गॉडेसेस की टेराकोटा की मूर्ति मिली हुई है और R33-37 सेमेट्री मिली हुई है, जिससे ये पता चलता है कि जो वहां पे डेथ, जो उनके रिचुअल्स थे डेथ के बाद वो लोगों को जमीन में गाड़ते थे। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन में याद रखनी है। हड़प्पा की जो खुदाई में ये क्या क्या चीजें मिली है ये इंपॉर्टेंट है कि क्या 6 गेनरी, 16 अग्निकुंड, तारकोल, टेराकोटा की मूर्ति, ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मिली हुई है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं वो है मोहनजोदारो या जैसे माउंट ऑफ डेड भी कहते हैं। इसकी डिस्कवरी हुई थी सन 1921 में R.D. बनर्जी के द्वारा और ये बसा हुआ था इंदस नदी के किनारे, जिसके हम मोहनजोदारो को, माउंट ऑफ डेड को मृतकों का टीला भी कहते हैं। इसमें जो चीज पाई गई थी, एक तो ग्रेट बाथ पाया गया था जो रिचुअल्स के लिए यूज होता था। ग्रेट बाथ को अगर सिंपल टर्म्स में देखें तो एक नहाने की एक कॉमन जो बाथिंग प्लेस था वो था। देन डांसिंग गर्ल मिली थी जो ब्रॉन्ज की थी। उसके बाद आइडल ऑफ योगी मिला हुआ था जो कि बहुत फेमस है। उसके बाद बहुत सारी सीलें मिली हुई थी मोहनजोदारो में, अलग अलग एनिमल्स के, अलग अलग स्क्रिप्ट्स के, अलग अलग जानवरों के स्क्रिप्ट्स के उसमें सील्स थी। उसके अलावा इसमें ग्रेनरी भी मिली थी, एक बिग हॉल, असेंबली हॉल मिला हुआ था, एक प्लांट हाउस था किचन और कोर्टयार्ड के साथ। ठीक है, और ये सिटी को डिस्ट्रॉय किया गया था और वापस से रिबिल्ड किया गया था 7 टाइम्स। तो इस वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ग्रेट बाथ, आइडल ऑफ योगी, डांसिंग गर्ल और बहुत सारी सीलें जो मोहनजोदारो में मिली थी और कब ये डिस्कवर हुआ था, किसने डिस्कवर किया था और किस नदी के किनारे था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें से।
जो आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो साइट थी वो थी लोथल। लोथल की बात करें तो लोथल को डिस्कवर किया गया था सन 1957 में। इसे डिस्कवर किया गया था SR राव के द्वारा और ये बसा हुआ था साबरमती नदी के किनारे। लोथल की सबसे खास बात है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लोथल का वो है इसका डॉकयार्ड या बंदरगाह। जो कई बार पूछा जाता है कि बंदरगाह आपको कहाँ पे पाया गया था, तो वो था लोथल में। ये गल्फ ऑफ कैम्बे के पास बसा हुआ था गुजरात में। इसके अलावा डॉकयार्ड के अलावा यहाँ पे बहुत सारे रेड और ब्लैक पॉट मिले हुए थे, यानी यहाँ की पॉटरी बहुत ही एडवांस थी। रेड कलर की, ब्लैक कलर की क्ले की पॉटरी मिली हुई थी। उसके बाद यहाँ पे मिले हुए थे कॉपर के बहुत सारे टूल्स जो कि खेती में और बाकी सारी चीजों में काम आते हैं, तो कॉपर टूल्स यहाँ पे मिले हुए थे। उसके बाद आपको जो ध्यान रखना है, इसमें बीड मेकिंग फैक्ट्री मिली हुई थी, यानी बीड के बहुत सारे सामान मिले हुए थे, मालाएं और जो भी आभूषण थे पहनने वाले वो काफी मिले हुए थे। उसके बाद यहाँ पे एक लीनियर स्केल मेजरमेंट के लिए मिला हुआ था जो ब्रॉन्ज का था, तो इससे भी पता चलता है कि इन्हें मेजरमेंट्स का काफी अच्छा नॉलेज था। लोथल गल्फ ऑफ कैम्बे में थी, गुजरात के पार्ट में। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, डॉकयार्ड, रेड और क्ले पॉट, कॉपर टूल, लीनियर स्केल और बीड मेकिंग फैक्ट्री। उसके बाद यहाँ पे ईरान की कुछ सीलें भी मिली थी लोथल में, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि किस जगह पे ईरान की सीलें मिली थी, तो ये आपको याद रखना है कि ये लोथल में मिली हुई थी। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है लोथल के पॉइंट से। लोथल, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये चीजें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट साइट थी वो है कालीबंगा। कालीबंगा की डिस्कवरी हुई थी सन 1953 में और ये की गई थी लुइजी पियो टेस्टोरी ने, जो कि एक इटालियन आर्कियोलॉजिस्ट थे और ये बसा हुआ था घाघर नदी के किनारे। अब कालीबंगा की स्पेशल बात है कि ये इतनी तरह से वेल प्लान और ऑर्गेनाइज नहीं थी जितने की हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी। इनकी जो सिटीज थी इतनी एडवांसली प्लान नहीं थी जिस तरह से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सिटीज थी। इनमें कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, लेकिन यहाँ पे काफी सारे फायर पिट्स पाए गए थे, अग्निकुंड पाए गए थे। एक प्लॉक फील्ड भी पाया गया था जो कि ये दर्शाता है कि कालीबंगा में स्पेशली खेती के लिए, एग्रीकल्चर बहुत ही फेमस था, या वहां पे एग्रीकल्चर काफी डोमिनेंट था। तो यहाँ पे प्लॉक फील्ड भी पाया गया है। और उसके बाद जनरली जो कालीबंगा है उसने हड़प्पा के दोनों फेजों को देखा था, प्री फेज और हड़प्पा फेज, प्री हड़प्पा फेज और हड़प्पा फेज। हालांकि इसमें पोस्ट हड़प्पा का कोई जिक्र नहीं है, तो यानी दोनों फेजेस इसने देखे थे। और दूसरे कालीबंगा में इनके अलावा एक बैंगल्स भी मिले हुए थे जो भी काफी बार पूछा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कालीबंगा में बैंगल्स का पाया जाना। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, जो नेक्स्ट साइट है वो है धौलावीरा की। धौलावीरा की साइट सन 1922 में डिस्कवर की गई थी और ये डिस्कवर की गई थी JP जोशी के द्वारा। ये 5th साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के और ये बसी हुई थी लूनी नदी के किनारे। लूनी नदी आज के टाइम में आपके राजस्थान से होते हुए गुजरात तक जाती है, पर आप ये बिल्कुल ड्राई सी हो गई है, अब बिल्कुल खत्म होने के कगार पे ये लूनी नदी। नेक्स्ट जो बात करते हैं, इसने तीनों हड़प्पा के तीनों फेजेस को देखा था, प्री हड़प्पा, हड़प्पा और पोस्ट हड़प्पन फेज। तीनों फेज को इस सिविलाइजेशन ने इस जगह उस पे मेंशन होती है। अब उसके बाद बात करते हैं इसके स्क्रिप्ट। यहाँ पे धौलावीरा में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि धौलावीरा के जो एंट्रेंस गेट है उसमें बहुत ही बड़े उसमें स्क्रिप्ट पाई गई थी, जिसमें हड़प्पन स्क्रिप्ट्स लिखी गई है पिक्टोरियल फॉर्म्स में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी या नॉर्मल इसमें भी पूछा जाता है कि कौन सी जगह है जहाँ पे एंट्री गेट में स्क्रिप्ट्स बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखी गई है, पिक्टोग्राफिकल फॉर्म्स में लिखी गई है, तो वो है धौलावीरा में। तो आपको स्क्रिप्ट जो मिलती है वो मिलती है आपके धौलावीरा में। अब उसके बाद हम देखेंगे सम कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली या सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। सबसे पहला है टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग की बात करें तो ये सबसे पहली अर्बनाइज सिटी थी, अर्बनाइज एरिया था, क्योंकि यहाँ की टाउन प्लानिंग बहुत ही एडवांस थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो सिटीज थी वो 2 पार्ट में डिवाइडेड थी। पहला पार्ट होता था सिटाडल्स और दूसरा पार्ट होता था लोअर टाउन। सिटाडल वो होता था जहाँ पे रूलिंग क्लास रहती थी और जहाँ पे जो सभाएं, रूलिंग, जो ऑफिशियल वर्क्स आप कह सकते हैं, वो सारी चीजें होती थी। लोअर टाउन में कॉमन पीपल रहते थे, जनरली यहाँ पे बाजार लगना या नॉर्मल लोगों का जो रहना सहना वो होता था। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जितनी भी सिटीज हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सिटाडल्स और लोअर टाउन में ये दोनों सिटीज बटी हुई थी। लेकिन चुंदारो में और धौलावीरा में ये एक्सेप्शनल केस है कि चुंदारो और धौलावीरा में ऐसा कोई खुदाई में ऐसा पाया नहीं गया, तो वहां पे ना तो सिटाडल्स दोनों पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये नहीं पाया गया था। तो ये 2 एक्सेप्शनल केस है, चुंदारो और धौलावीरा। बाकी जो जितनी भी साइट्स हैं वहां पे जनरली लगभग सिटीज इन 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई थी, सिटाडल और लोअर टाउन में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पूछ सकता है कि सिटाडल इज व्हाट इज सिटाडल। तो एक अपर पार्ट था एक सिटीज का जहाँ पे रूलिंग क्लास रूल करती थी, और जनरली जो भी ऑफिस वर्क है या आपकी सभाएं होती थी उस टाइम पे, तो वो सारी चीजें वहां पे
हुआ करती थी। उसके बाद बात करें तो इनके टाउन्स के, हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाउन्स जो है ब्लॉक पैटर्न्स और चेसबोर्ड पैटर्न्स पे थे, और जो कि रोडें थी सारी वो राइट एंगल में कट करती थी। जो आज के टाइम पे जो जिस तरह से टाउन प्लानिंग होती है, वो टाउन प्लानिंग आज से 5000 साल पहले हड़प्पा के लोग उस तरह से टाउन प्लानिंग किया करते थे। बिल्कुल ब्लॉक पैटर्न में घर बने हुए थे, चेसबोर्ड पैटर्न में बने हुए थे, और बीच में हर 90 डिग्रीज पे रोडें कट किया करती थी। और उसी तरह से यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत ही एडवांस था। हर जगह पे मैनहोल्स सेटअप किए गए थे क्लीनिंग के लिए, और बिल्कुल कवर था ड्रेनेज सिस्टम। इससे पता चलता है कि इनको हाइजीन का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते थे हाइजीन का। तो पूरा अंडरग्राउंड था ड्रेनेज सिस्टम, ऊपर से पूरी कवरिंग थी, हर जगह मैनहोल्स थे बीच बीच में, ताकि उसको प्रॉपर क्लीनिंग किया जा सके। तो ये चीजें दर्शाती है कि 5000 साल पहले भी इनकी सिविलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ टाउन प्लानिंग बहुत ही एडवांस थी, और काफी एडवांस और काफी अच्छी थी। उसके बाद बात करते हैं इनके मेजरमेंट्स के तरीके। इंडस वैली सिविलाइजेशन में अलग अलग मेजरमेंट्स के टूल्स यूज करते थे। रूलर्स हो गया, या जैसे कि वेट मेजरमेंट के लिए इनने अलग अलग आर्ट डेवलप किए थे। वेट्स के लिए अलग अलग, जैसे आप इसमें देख सकते हैं कुछ बॉक्सेस, और वेट के लिए अलग स्टोन्स और इस टाइप की चीजें रखी थी कि जिनसे उनको एक आइडिया होता था कि हाँ भाई ये इस वेट का है, इतने इतने वेट का है। तो अलग अलग साइज के इनने वेट से ये वेट को मेजर किया करते थे। और इसी तरफ से जैसे ब्रॉन्ज का रूलर मिला हुआ था, तो उससे पता चलता है कि इनको मेजरमेंट्स की भी काफी अच्छी नॉलेज थी। उसके बाद हम देखते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की इकोनॉमी सबसे मेन है। जनरली यहाँ की जो इकोनॉमी वो डिपेंड थी दो चीजों पे, एक तो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री पे। साथ साथ ये ट्रेड्स भी क्या करते थे वो हम बाद में देखेंगे। तो एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर बहुत ही प्रीडोमिनेंट था। एग्रीकल्चर में आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से जो क्रॉप्स हैं ये उगाते थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से क्रॉप्स हैं, उनके नाम आपको याद होनी चाहिए कि कौन कौन से क्रॉप्स थे जो वो उगाते थे। तो एग्रीकल्चर के टर्म्स में अगर क्रॉप्स की बात करें तो ये थे वीट, गेहूं, बार्ले, सीरियल्स, पल्सेस, कॉटन, डेट्स, मेलन, सीसम, मस्टर्ड, सरसों, पी। तो ये सारी चीजें जो हड़प्पन लोग उगाया करते थे और इसका यूज किया करते थे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। क्योंकि राइस का कोई एविडेंस नहीं मिला था इनिशियली, तो ऐसा माना जाता कि राइस की जानकारी उनको, या राइस जो है चावल वो नहीं उगाते थे। लेकिन बाद के एक्सकवेशन में रंगपुर और लोथल में कुछ राइस भी मिला, तो इससे बाद में ऐसा माना गया कि मे बी इनको राइस के बारे में भी पता हो। और उसके बाद काफी सारी जो टूल्स हैं खेती के लिए, जो प्लगिंग के लिए हो या टूल्स है, तो वो कालीबंगा में और बनावली में काफी सारे टूल्स भी मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि इनकी एग्रीकल्चर बहुत ही एडवांस थी। आज के टाइम में भी हम देखें तो काफी सारे टूल्स इनके पास डेवलप थे, बहुत सारे खेती के इनके तरीके पता थे इनको, अलग अलग टाइप के ये क्रॉप्स को उगाया करते थे, और बहुत ही एडवांस तरीके से उस टाइम पे, आज से 5000 साल पहले। अब बात करते हैं इसके एनिमल हस्बेंड्री के। तो इसमें आपको याद रखना है कि कौन कौन से डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जो इनको ये पालते थे, और वाइल्ड एनिमल कौन कौन है जिनके बारे में इनको ये जानते थे। तो डोमेस्टिक में शीप, गोट, बफेलो, पिग, ये सारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं जिनके बारे में इनको नॉलेज थी, जिनको ये पालते थे। और जो वाइल्ड एनिमल में वो आपको याद रखने हैं, टाइगर हो गया, आपके कैमल हो गए, एलिफेंट हो गया, टॉर्टोइज हो गई, और डियर हो गए, और वेरियस बर्ड्स। तो इनके ये सारे जो वाइल्ड्स और डोमेस्टिक एनिमल में ये थे। इनको शेर के बारे में नहीं पता था। दूसरा जो है इनको हॉर्स के बारे में नहीं पता था। अभी जनरली ये पता कैसे चला है कि हॉर्स और शेर के बारे में नहीं पता था और बाकी इनके बारे में पता था, क्योंकि जो सीलें हैं, जो खुदाई में जो सीलें मिली गई है, तो उनमें बाकी जानवर से जो डोमेस्टिक आप देख रहे हैं और वाइल्ड देख रहे हैं, तो उनकी पिक्चर्स थी। तो इससे पता है कि इनको आइडिया था कि ये सारे जानवर हैं, ये पता लगा। लेकिन किसी भी सील में शेर और घोड़े की कोई पिक्चर नहीं थी या पिक्टोग्राफी नहीं थी, तो इससे ऐसा पता चलता है कि इनको इन जानवरों के बारे में पता नहीं था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है कि डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से जानते थे, वाइल्ड कौन से थे, और ये कौन सा एनिमल इनको पता नहीं था। बस आपको इसको पिक्टोग्राफिक टर्म्स में याद रखना है। उसके बाद जो बहुत ही फेमस एक एनिमल जो यहाँ पे हम्पलेस बुल या यूनिकॉर्न जिसको कहते हैं, वो उसकी सीलें, काफी सारी सीलों में उसकी पिक्चर को डिपिक्ट किया गया है। तो इससे ये पता चलता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमल था बुल। ये कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कौन सा एनिमल जो बहुत काफी इंपॉर्टेंट था। यूनिकॉर्न या जो हम्पलेस बुल है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हर सील्स में उसकी पिक्चर या उसकी उसका जो इमेजेस थी वो हर सील में पाई गई है। दूसरा, यहाँ के लोग कॉटन सबसे पहले जो ग्रो करते थे और इसका व्यापार भी करते थे। तो कॉटन एक बहुत ही मेजर क्रॉप थी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग उगाया करते थे। तो ये दो चीज आपको याद रखनी है, हम्पलेस बुल और कॉटन। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम क्राफ्ट्स की। क्या क्राफ्ट्स थे जो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग जिसमें माहिर थे या जिनको यूज करते थे। ठीक है, तो सबसे पहला है कि इनको ब्रोंज के बारे में बहुत ही अच्छे से नॉलेज थी और ये इसको बहुत ही अच्छे से तरीके से यूज करते थे, क्योंकि ब्रोंज की काफी सारी सीलें जैसे कि डांसिंग गर्ल्स हैं और बहुत सारी सील्स ब्रोंज की मिली है, तो इनको इसके बारे में बहुत ही अच्छी नॉलेज थी। ये यूटेंसिल्स बनाते थे, इनको बहुत सारे
टूल्स के बारे में अच्छे से नॉलेज थी, जो वेपन्स वाले टूल्स हैं जैसे एक्स हो गई, सौ हो गए, चाकू हो गए, कुल्हाड़ी हो गई, तो इनके बारे में भी इनको काफी अच्छी नॉलेज थी। खुदाई में सारे पाए गए हैं। उसके बाद जो वीवर्स थे, यहाँ के जो कारीगर थे, उनको क्लोथ्स के बारे में भी बहुत नॉलेज थी। कॉटन के, ऊन के, वूल के और लेदर के क्लोथ्स यहाँ पे पाए गए हैं, लेकिन यहाँ पे सिल्क का कोई एविडेंस नहीं है। सिल्क ना पाने की वजह से ऐसा माना जाता है कि सिल्क की इनको नॉलेज नहीं थी। उसके बाद ये काफी सारी सील्स बनाने में माहिर थे, स्टोन स्टेच्यू में माहिर थे, टेराकोटा की मूर्तियां बनाने में माहिर थे। तो इस जो खुदाई में ये सारी, जैसा अभी इमेजेस में देख रहे हो, टेराकोटा की मूर्ति, मदर गॉडेसेस की मूर्ति, योगी की सील, तो ये सारी चीजें मिली है। तो इससे ये पता चलता है कि काफी एडवांस थे इन चीजों में। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे ब्रिक, ब्रंट ब्रिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में आप हड़प्पा से लेकर लोथल की बात करो तो वहां पे ब्रिक जो है एक साइज के मिले हैं, और वो भी ब्रंट, जो आज के टाइम पे हम जो ब्रिक जो मैन्युफैक्चरिंग, जो कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, ब्रिक को जला के जो यूज करते हैं, उस टाइप के ब्रिक्स उस टाइम में 5000 साल पहले ये लोग उस टाइप की ब्रिक को यूज करते थे, और वो भी एक समान हड़प्पा से लेकर लोथल तक पाई गई है जो खुदाई में। तो इससे पता चलता है कि इनकी ब्रिक्स की यूज वो बहुत ही एडवांस थी उस समय में। सारी ये चीजें इनके सिटीज की पूरी दीवार ब्रिक्स, बर्न क्ले ब्रिक से बनी हुई थी। दूसरा, इन लोगों को नाव बनाने का और नाव के बारे में पूरी अच्छे से डिटेल थी। ये पता चलता है यहाँ की इमेजेस में, जैसा आप इमेजेस में देख रहे हो, ये वहाँ के सील्स की एक इमेज है जिसमें एक प्रॉपर नाव बनी हुई है। तो इससे पता चलता है कि इनको नाव के बहुत ही अच्छा नॉलेज था। उसके बाद यहाँ की गोल्ड्स में ज्वेलरी के बारे में बहुत अच्छा जानते थे, गोल्ड, सिल्वर और प्रीसियस स्टोन के बारे में जानते थे, क्योंकि ये सारी चीजें पहना करते थे। उसके बाद इनको बैंगल मेकिंग, चूड़ियां बनाना, शेल ऑर्नामेंट्स बनाना, इन सारी चीजों के बारे में पूरा पता था। ये सारी चीजें चुंदारो, बालाकोट और लोथल की साइट्स की खुदाई में ये सारी चीजें वहां पे मिली गई है। तीसरा हम बात करते हैं यहाँ के ट्रेड्स की। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ट्रेड्स जो करते थे वो दो तरीके से करते थे, लैंड रूट से और सी रूट से। लैंड रूट जो यूज करते थे वो सिल्क रूट था, जो कश्मीर वाली वैली से होते हुए मिडिल ईस्ट को जाता था, पर्शिया तक जाता था, जो बाद तक भी बहुत फेमस था। काफी उस लैंड सिल्क रूट का यूज उसके बाद भी, जो अशोका के पीरियड और उसके बाद वाली पीरियड में भी काफी यूज किया गया है। और सी रूट ऑब्वियस ही बात है, जो गुजरात के लोथल से गल्फ ऑफ कैम्बे से होते हुए अरेबियन सी के थ्रू मिडिल ईस्ट और पर्शिया तक ये ट्रेड किया करते थे। अब ये जो ट्रेड किया करते थे, इनमें जो मेजर जगह थी जो इसके कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी, वो आपको ध्यान रखना है, मेसोपोटामिया के लोगों के साथ ट्रेड करते थे, अफगानिस्तान, पर्शिया जो कि ईरान में है, सेंट्रल एशिया में करते थे, और इंडिया के बहुत अलग अलग पार्ट्स में ये करते थे। मेसोपोटामिया के इंस्क्रिप्शन में इंडस वैली सिविलाइजेशन का जिक्र है, जिसको मेलवा के नाम से जाना जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन मेलवा के नाम से भी फेमस थी काफी। और ये भी पाया गया कि इंटरमीडिएट ट्रेडिंग स्टेशन पाए गए हैं। जब यहाँ से व्यापार के लोग जाते थे तो आप क्या कहते हैं, विश्राम स्थल, एक जगह से दूसरी जगह, दो जगह में रुकने के लिए जो है वो चीजें भी थी, जैसे दिलमू और बहरीन में मक्कन और मकरन कोस्ट जो कि भी पाक में है, वहां पे ये थी। और उस समय में जो ट्रेडिंग सिस्टम हुआ करता था वो बार्टर सिस्टम हुआ करता था। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि ये सिस्टम में आप कुछ चीज के बदले दूसरी चीज को एक्सचेंज करते हो। जैसे आप एग्जांपल में देख रहे हो, किसी के पास फलों की सब्जी है, आगे वाले क्योंकि पैसे सिस्टम वहां पे, मनी का जो आज का सिस्टम है वैसा नहीं था, तो ये सेब की पेटी इसको दिया और इसने इसको मुर्गा दिया। तो इस तरीके से ये बार्टर सिस्टम होता था। ये यही कारण है कि इंडिया में जो पहले काफी हिस्ट्री में जो है कि इंडिया के स्पाइसेस और यहाँ से मसाले, मिर्च मसाले और कपड़े जाते थे, वहां से ये सोना आया करता था, इतना ही। अब बात करते हैं हम रिलीजन्स ऑफ हड़प्पन्स। हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या धर्म था और या किस चीज की वो पूजा करते थे। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन में सबसे पहले तो वहां पे खुदाई में पशुपाति की शील मिली है, जो मोहनजोदड़ो में मिली थी। पशुपाति की यौगिक सील, जिसको हम शिवा को भी हम पशुपाति के नाम से जानते हैं, तो ये शिवा पशुपाति की सील मिली थी। और ये सराउंडेड है बफेलो, टाइगर, एलिफेंट, राइनोसोरस और डियर से, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। क्योंकि ये एग्जैक्ट जो सील मिली थी वाली सील है, तो आपको बस क्या करना है, बस इमेजेस के साथ इसको बस लेते हुए चलिए, तो आपको सारी चीजें नॉर्मली आराम से सारी चीजें याद रह जाएंगी। तो आप जैसा कि देख रहे हो कि सील में साफ आपको दिख रहा है कि पशुपति के आसपास सारे जानवर हैं, जिसमें बफेलो, टाइगर, एलिफेंट, राइनोसोरस, डियर है। ठीक है, तो ये इससे साफ पता चलता है कि जनरली पशुपति इनके इंपॉर्टेंट गॉड में से एक थे उस समय के। उसके बाद यहाँ के लोगों में मदर गॉडेसेस की टेराकोटा का फिगर मिला हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि ये मदर गॉडेसेस की पूजा करते थे। और रिचुअल बाथिंग के लिए ग्रेट बाथ मिला था। उसके बाद यहाँ के लोग एम्यूलमेंट्स पहनते थे, जो ताबीज और ये सारी चीजें होती है, तो इससे पता चलता है कि ये काफी सुपरस्टिशियस थे। तो जनरली कि रिलीजन में कोई ऐसा फिक्स तो रिलीजन पाया नहीं गया है कि ये किसी कोई पर्टिकुलर देवता है इसकी पूजा करते थे, पर जनरली नेचर की ही ज्यादा पूजा करते थे, ये पाया गया है। इसमें ये पाया कि पीपल के पेड़ की ये पूजा करते थे। हालांकि इसमें कोई एविडेंस नहीं मिला कि किसी मंदिर के होने का, तो जनरली पीपल की पूजा करते थे। तो इससे एक आइडिया लगता है कि ये लोग ज्यादा नेचर प्रेमी थे।
इंडस वैली की सिविलाइजेशन में नेचर को ज्यादा ये पूछते थे और उसके साथ साथ पशुपाती, जैसे पशुपाती हैं, सारे जानवरों के जो ओनर्स हैं उसको कहते हैं पशुपाती, जो सब पशुओं के जो दाता हैं। उसके बाद बात करते हैं स्क्रिप्ट ऑफ हड़प्पा की। तो हड़प्पन स्क्रिप्ट ये बहुत फेमस है और बहुत ही मिस्टीरियस है कि हड़प्पन की स्क्रिप्ट्स, इनको राइटिंग का बहुत ही आर्ट था और अच्छा था, खासा आर्ट था। 4000 स्पेसिमेन मिले हैं स्टोन पे, सील पे, अदर ऑब्जेक्ट्स पे हड़प्पन सिविलाइजेशन के। जनरली जो इनकी स्क्रिप्ट्स थी वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, जैसे कि हमारी जो रिटन्स में रहती है वर्ड के फॉर्म में रहती है, इनके वर्ड्स के फॉर्म में नहीं थी, जनरली ये पिक्चर के फॉर्म्स में थी। किसी भी चीज को डिनोट करते थे तो पिक्चर के फॉर्म में डिनोट करते थे। जैसे आप इमेजेस में देख रहे हैं एक फिश टाइप की बनी है, तो वो एक तरह से इमेज वो कर रही है कि फिश की इमेज है वो। तो जनरली इनकी जितनी भी इमेजेस थी, जितनी भी स्क्रिप्ट्स थे, वो पिक्टोग्राफिक यानी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी। ठीक है, अब प्रॉब्लम है कि बहुत सारी इसके अभी तक इनके बारे में किसी को कोई नॉलेज नहीं है, कोई अभी तक इसको डिपेक्ट नहीं किया गया है पूरी तरह से इंडस वैली की स्क्रिप्ट्स को कि ये क्या कहना चाहती है और इसका मतलब क्या है, ये अभी तक क्लियरली नहीं हुआ है। और इसके स्क्रिप्ट्स कंसिस्ट ऑफ 400 सिंबल्स इसके स्क्रिप्ट्स में थे, जिसमें से 75 ओरिजिनल सिंबल्स थे और बाकी इन्हीं के वेरिएंट्स थे। हालांकि अभी कुछ इंडियन साइंटिस्ट और फॉरेन साइंटिस्ट ने मिलकर लेटेस्ट कंप्यूटर एल्गोरिदम्स का यूज करके इनको जानने की कोशिश की जा रही है, इन पर रिसर्च चल रहा है कि ये जो इनके जो सिंबल्स थे, इनके पिक्टोग्राफिक जो स्क्रिप्ट थे, उसका मतलब क्या है। तो आज के लेटेस्ट एल्गोरिदम्स के एडवांस कंप्यूटिंग्स को यूज करके ये इस पर रिसर्च चल रही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है कि इसकी डिक्लाइनेशन कैसे हुई थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिक्लाइनेशन कैसे हुई थी। तो इसके लिए अलग अलग थ्योरी है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिक्लाइनेशन किस वजह से हुई थी। तो पहली व्हीलर की थ्योरी कहती है कि आर्यनों के द्वारा अटैक के द्वारा हुई थी। डेल्स और मार्शल की जो थ्योरी कहती है इसमें कोई आर्यन अटैक नहीं हुआ था। तो जनरली ये बाद में माना गया कि आर्यन थ्योरी एक तरह से ज्यादा सटीक नहीं बैठती। जो मेजर थ्योरी जो बैठती है वो जेम्स और मार्शल की बैठती है और वो है डिजास्टर ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी, या तो बाढ़ या कुछ सूखा के कारण ये सिविलाइजेशन समाप्त हो गई। तो इसी थ्योरी को ज्यादातर मोस्टली एक्यूरेट माना जाता है कि इस वजह से ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुई होगी। पर एक्चुअली ये अभी भी क्लियर नहीं है कि इतनी बड़ी सिविलाइजेशन सिर्फ ड्रॉट और बाढ़ से कैसे इतनी बड़ी सिविलाइजेशन खत्म हो सकती है। तो स्टिल इसमें वो नहीं है, लेकिन अगर आपको पूछा जाए तो क्या चांसेस हैं, अगर एग्जाम में पूछता है तो नेचुरल कैलामिटीज ही ज्यादा इसको बहुत करीब एक्यूरेट माना गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये लिख सकते हो कि नेचुरल कैलामिटीज को ही माना गया है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट साइट्स की और उसके लोकेशन और किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने जो भी अभी पढ़ा उसके लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा चीज आपको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी साइट से कौन सा लोकेशन और कौन नदी के किनारे ये बसा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा की। तो हड़प्पा मोंटीगोमरी में बसा हुआ है, पंजाब पाक में है और ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदारो है वो है सिंध, पाक के सिंध इलाके में बसा हुआ है और ये इंदस नदी के किनारे बसा हुआ था। लोथल जो था अहमदाबाद में था और ये साबरमती और भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था। चुंदारो की बात करें तो ये पाक के सिंध इलाके में बसा हुआ था और ये था इंदस नदी के किनारे। रंगपुर जो अहमदाबाद में था और ये मेदा नदी के किनारे बसा हुआ था। उसके बाद बात करते हैं कालीबंगा की। ये गंगानगर राजस्थान के पास था और ये घाघर नदी के किनारे बसा हुआ था। उसके सुतका गेंदौर ये बलूचिस्तान, पाक के बलूचिस्तान इलाके में था और ये धास्ता नदी के किनारे बसा हुआ था। नेक्स्ट है बनवाली। बनवाली हिसार के हरियाणा इलाके में था और ये सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। उसके बाद है राखीगिरी, ये हरियाणा में था और ये घाघर हाकरा नदी के किनारे बसा हुआ था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलग अलग साइट्स के नाम, उसकी लोकेशन और वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। और इंपॉर्टेंट की जो तीन है वो आपको याद रखने, किस सन में उनकी डिस्कवरी हुई और किसने की। आप इतना याद रखेंगे तो मोस्टली सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके याद हो जाएंगे। नेक्स्ट आप चलते हैं कि इंपॉर्टेंट आइटम क्या क्या इंपोर्ट करते थे इंडस वैली के लोग और कहां से करते थे। सबसे पहला है गोल्ड। तो गोल्ड होते थे साउथ इंडिया की कोलर माइन से या अफगानिस्तान से, कॉपर राजस्थान या खेतरी बलूचिस्तान से, टिन बिहार और अफगानिस्तान से, स्टिटाइट पर्शिया से, लैपिस लुइस। लैपिस लुइस एक तरह का मिनरल था जो ब्लू ब्राइट कलर का स्टोन रहता था। ये अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया से ये इसको मंगाते थे। उसके बाद टर्कोइज, ये भी एक तरह का ब्लू ग्रीन मिनरल था जो एक तरह से एमिलमेंट्स की तरह यूज करते थे। तो इसको भी ये पर्शिया से मंगाते थे। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि कौन सी जो है मिनरल्स है, कौन सा मेटल है, कौन से जेम्स है, वो किस कंट्री से, किस जगह से यहाँ के लोग इंपोर्ट किया करते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। अब चलते हैं, आपने जो भी ये पढ़ा है उसमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको कमेंट सेक्शन में करना है, वह कि हड़प्पन पीपल वर्शिप विच ट्री। हड़प्पा के लोग किस ट्री की पूजा करते थे और फ्रॉम वेयर स्टेटाइट वाज इंपोर्टेड।
स्टेराइड को किस जगह से इंपोर्ट करते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग। तो आपने जो भी अभी पढ़ा है, आपकी कितनी कंसंट्रेशन है, इससे भी ये भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको ये आंसर देना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि इसका सही आंसर क्या है। अब जनरली क्या होता है कि जो भी आपने पढ़ा है, हमने पिक्टोग्राफिक टर्म्स में आप इस कंटेंट को रखा है। अब क्या है कि जब भी आप इसको पढ़ेंगे तो एक बार में जनरली ये सारा याद हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ह्यूमन ब्रेन की, आप इसको जैसे ही करोगे 15 दिन बाद, एक हफ्ते बाद, 15 दिन बाद आप भूलना स्टार्ट करोगे। तो आपको 15 दिन बाद वापस एक बार रिवीजन करना है और उसके बाद फिर आपको ये 2-3 महीने तक याद रहता है, फिर एक और बार रिवीजन करना है। जब आप इसको 3 बार रिवीजन कर लेते हो तो ये आपको परमानेंटली याद हो जाएगा। जिस तरह से आपको मूवीज याद रहती हैं, वैसे ही ये ब्रेन के वर्क करने का तरीका है। पिक्टोग्राफिक टर्म्स में आपको इमेजेस के टाइम में जो भी पढ़ा है, आपको बस इमेजेस के साथ उसको कोरिलेट करना है और 3 बार अगर आप इसको कर लेते हो तो इतनी गारंटी है कि आप इसको फिर दोबारा कभी नहीं भूलोगे। उसके जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप पूरी अच्छे तरीके से कर लोगे। ठीक है, आपको अगर वीडियो पसंद आया, आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट्स की बहुत जरूरत है। आप सपोर्ट करोगे तो हमें ऐसा कंटेंट बनाने में, हाई क्वालिटी कंटेंट बनाने में और मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम आपको फ्री में ये और अच्छे से अच्छा बाकी